जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। आज 23 मार्च है और आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे देश के 3 महान क्रांतिकारी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। बड़ा ही दुखद दिन है। ये तीनों महान क्रांतिकारी के शौर्य और बलिदान के लिए पूरा देश नतमस्तक है। आइए मैं आज इन तीनों क्रांतिकारियों की कहानी, ऐसी कहानी आपके सामने व्यक्त करता हूँ जो कि कहीं से अनसुनी होगी, आपने कहीं सुनी नहीं होगी। जो उनके निजी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं से हम लोग अवगत होते हैं। जेल का लाइफ उनका कैसा था, कैसे उनके साथ शासन प्रशासन बिहेव करता था, आइए उन चीज़ों को हम जानते हैं। उससे पहले तीनों के बारे में थोड़ी सी परिचय ले लेते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, जो कि ये लायलापुर पंजाब के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह था, माता विद्यावती कौर थी। वही अगर मैं सुखदेव जी की बात करूं तो उनका जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था। ये लुधियाना पंजाब के रहने वाले थे। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ था। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तीनों अलग अलग रहने वाले लोग भी एक साथ जुड़े और एक साथ इस दुनिया से विदा हो गए। तीनों का योगदान जो देश के प्रति रहा वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही अतुलनीय है। आइए इनके निजी जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। अगर मैं भगत सिंह की बात करूं तो ये शुरू से ही चंचल प्रवृत्ति के थे। ये जो बचपन की अवस्था में थे, जब 5-6 साल की अवस्था होती है, उस अवस्था में थे तो एक बार इनके साथ एक घटना घटी। इनके पिताजी किसान थे। अपने पिता के साथ ये खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इनके पिताजी खेत में अनाज बो रहे हैं। इनके समझ में आया नहीं कि पिताजी मेरे कर क्या रहे हैं। उन्होंने पूछा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये अनाज बो रहे हैं और इससे ढेर सारा अनाज निकलेगा, जिसे हम लोग खाएंगे और बेचेंगे, जिससे पैसा आएगा, जिससे हम सभी लोग का भरण पोषण होगा। उन्होंने बोला कि जैसे अनाज बो के अनाज प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या हम गोलियां और बंदूक नहीं बो सकते हैं खेतों में, ताकि जब हमारे पास अत्यधिक गोलियां और बंदूक होंगे तो हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। 5-6 साल के बच्चे के अंदर ये बातें देखकर उनके पिता काफ़ी गर्वान्वित हुए। उन्हें लगा कि ये एक योद्धा है जो आगे चलकर देश के लिए कुछ करेगा। उससे पहले उनके पिताजी भी क्रांतिकारी रूप में कार्य कर रहे थे, उनके चाचा भी थे। ये टोटल 10 भाई बहन लोग थे, जिनमें सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी भावना की प्रवृत्ति इनके अंदर थी। अगर देखा जाए तो ये 10-12 साल की अवस्था से ही क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में, सभाओं में भाग लेते थे। इसी बीच घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। जो कि रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था। अंग्रेजों ने एक कानून लाया था, बिना बेल, बिना दलील, बिना वकील, किसी पे भी शक के आधार पे पकड़ लिया जाता, उस पर मुकदमा चलता। उसी के तहत सत्यपाल और सरपुद्दीन किचलू 2 क्रांतिकारी को पकड़ लिया गया था। उन्हीं के छुड़ाने के उपलक्ष्य में, इस कानून से बचने के उपलक्ष्य में, पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग स्थान पे, जहां स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जस्ट उसके बगल में ही एक स्थान है जिसे जालियांवाला बाग के नाम से जाना था। जालियांवाला बाग एक वीरों की भूमि, म्यूजियम टाइप का बन चुका है। वहीं पे शांति रूप से हजार की संख्या में लोग सम्मेलन कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच जनरल ओडायर नामक जो सेना कमांडर था, उन्होंने अपने पूरे सैनिक टुकड़ी के साथ वहां गए और वो सभी व्यक्तियों, निहत्थे व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें हजार लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। ये काफी प्रभावित किया भारत के क्रांतिकारी को और जो क्रांतिकारी नेता थे उनको। उस समय भगत सिंह 20 किलोमीटर पैदल गए, 20 किलोमीटर पैदल चलकर उस स्थान पे गए। वहां देखकर उनका हृदय बहुत ही द्रवित हो गया, जब सभी जगह लाश ही थी, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी की लाश मतलब अजीब अवस्था में थी। देखकर उनका हृदय बहुत ही द्रवित हुआ। उन्होंने वहां से खून से सनी हुई मिट्टी को अपने घर लाए और जैसे लोग भगवान की पूजा करते हैं, वो उस मिट्टी की पूजा करते थे। वो बोलते थे कि मेरे लिए भगवान स्वरूप ये धरती माँ है और इससे अंग्रेजों को मुक्त करना है। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, उन्होंने प्रण लिया। इसके अलावा और भी विभिन्न आंदोलनों में, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, जिसमें उन्होंने भाग लिया।
और जो बहिष्कार करने की बात थी, नौकरियों को, सरकारी स्कूल में विदेशी कपड़ों को, ये सब चीज़ों को त्याग करने में वो कदम से कदम मिलाकर गांधी जी का साथ दिए। इसके अलावा असहयोग आंदोलन में उन्होंने साथ दिया। असहयोग आंदोलन से पहले साइमन कमीशन आयोग द्वारा जब भारत में नियम कानून के प्रति छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, उसके विरोध में लोगों ने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध करने में लाला लाजपत राय भी थे, जो कि एक बहुत अच्छे अनुभवी नेता थे। उनको बुजुर्गावस्था में भी साइमन कमीशन के सैनिकों ने इस तरीके से पीटा कि कुछ दिनों बाद उनको हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को काफ़ी झकझोरा और उन्होंने सैंडर्स को मारने के लिए एक रणनीति तैयार की, जिसमें राजगुरु और सुखदेव ने उनका सहयोग किया। किंतु अकस्मात रूप में सैंडर्स के जगह पर जनरल ओडायर सामने आ गया। उन लोगों ने जनरल ओडायर की ही हत्या कर दी, क्योंकि जनरल ओडायर भी दोषी था। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड में हजारों लोगों को मारा। इसलिए उन्होंने सैंडर्स की गुस्सा को जनरल ओडायर के जगह उसकी जगह पे उसकी हत्या कर दी और वहाँ से वो भाग निकले। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि ये आवाज़, क्रांतिकारी का आवाज़ लोगों तक पहुँचाना है, तो पहुँचाने के लिए इतने से नहीं हो पाएगी, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अंग्रेज़ों को ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, भारतीयों को एकजुट करना पड़ेगा। और उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को जो सैंडर्स की हत्या करने के बाद जब ये वहाँ से भागे और भागने के बाद अपनी दाढ़ी और बाल वगैरह कटिंग कर दिए ताकि अंग्रेज उनको पहचान नहीं पाए, और वहीं उन लोगों ने तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाया। और रणनीति के तहत 1929 में जो नेशनल असेंबली में मजदूरों के कानून पे जो संशोधन किए जा रहे थे, उसके विरोध में खाली स्थान देकर सिर्फ अंग्रेजों के कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, अंग्रेजों की नींद खोलने के लिए, भारतीयों को जगाने के लिए उन्होंने खाली स्थान पर एक ऐसे बम का प्रयोग किया जिससे सिर्फ धुआं निकलता है, किसी से जान की क्षति नहीं हो सकती है, वैसे बम का प्रयोग किया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। ये नारे पूरे असेंबली में गूंजे और वहाँ से वो लोग भागे नहीं। उनका उद्देश्य ही था अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले करना, ताकि दिल्ली से लेकर इंग्लैंड तक ये आवाज़ पहुँचे कि भारत में कोई क्रांतिकारी ऐसा भी है जो कि भागना नहीं, लड़ना चाहता है। और ये क्रांतिकारी लोग अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उन्हें जब वहाँ से अंग्रेज़ों ने पकड़ा, अंग्रेज़ पकड़ने के बाद उन्हें सेंट्रल जेल लाहौर में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद उनके साथ बहुत तरह की प्रताड़नाएं हुई। अच्छे खाना नहीं दिया गया, अच्छे स्थान पे नहीं रहने के लिए उन लोगों को दिया गया। यहाँ तक कि एक 5-10 फुट की कोठरी में मतलब उनको इस तरीके से सामान की तरह भर के रखा गया कि मतलब क्या बताया जाए। इसके अलावे वो लोग के भोजन में वहाँ जो अंग्रेज सैनिक जो थे, अंग्रेज जो जेल में सजा काट रहे थे, उन लोगों और इन लोगों में काफ़ी भेदभाव हुआ। उन लोगों को अच्छा भोजन मिलता था जो अंग्रेज होते थे, दोषी जो अंग्रेज जेल में होते थे उनके साथ अच्छा बिहेव होता था, लेकिन इन भारतीयों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। इनके खाने में कॉकरोच वगैरह या मतलब बासी खाना वगैरह इन लोग को दिया जाता था। बीमार पड़ने पर इलाज नहीं करवाया जाता था, न ही पेन कॉपी पेपर की सुविधा होती थी, न ही इनके अच्छे बिछावन और अच्छे कपड़े दिए जाते थे। इसके विरुद्ध इन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया। उन्होंने अंग्रेज़ों को पत्र लिखा, अंग्रेज नहीं मानने को इसके लिए तैयार हुए तो वो अनशन पे जेल में रहे, और जेल में अनशन पे रह के उन्होंने वहाँ के जो सैनिक थे या जो भी भारतीय क्रांतिकारी लोग थे, जिनको जो अधिकार प्राप्त नहीं थे, अच्छे भोजन का, अच्छे कपड़े का, स्वच्छ वातावरण का, वो सारे अधिकार दिलाने का प्रयास किए। वो लंबे समय तक अनशन पे रहे और अंततः अधिकार प्राप्त किए। अंग्रेज़ों ने जो भी डिमांड की अंग्रेज़ों ने दिया। उसके बाद समय बीतता गया। समय बीतते बीतते एक ऐसी घड़ी आ गई जिस घड़ी का कहा जाए तो पूरा भारत उसके सामने, मतलब पूरे भारत के लिए वो काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। वो घड़ी आ गई। आइए मैं उस घड़ी के, उस दिन की दास्तान को आपको व्यक्त करता हूँ। वो सुबह थी 23 मार्च 1931। वह सुबह 23 मार्च 1931 की थी, जो कि भगत सिंह को फांसी देने का समय तय हुआ था 24 मार्च 1931 को, लेकिन उन्हें फांसी 12 घंटे पहले दी गई। आइए उस दिन सुबह जानते हैं क्या हुआ। जब सुबह 4 बजे सैनिक इधर उधर अपने बेड को डाल के सोए हुए थे, 4 बजे वार्डन आते हैं। वार्डन का नाम है चरत सिंह, जो आते हैं और सभी को बोलते हैं कि अपनी कोठरी में चले जाओ।
सभी लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि भाई क्यों, अभी तो सुबह हुई नहीं है, आप मुझे कोठरी में जाने के लिए क्यों कहते हैं। उन्होंने बोला कि ऊपर से आदेश है। दबी हुई आवाज़ में वो बोलते हैं कि क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता है, वो दबी हुई आवाज़ में बोलते हैं कि ऊपर से आदेश है, आप सभी अपने कोठरी में चले जाओ। वो चले जाते हैं। इसी बीच में जो नाई बरकत सिंह हैं, जो लोगों के दाढ़ी और बाल वगैरह कट करते हैं, जो सैनिकों के जो वहाँ कैदी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, उन लोगों की दाढ़ी और बाल जो कटिंग करते हैं, नाई उनका नाम बरकत सिंह था, वो दबी दबी आवाज़ों में बोलते हैं कि भगत सिंह को आज ही फांसी दिया जाएगा, भगत सिंह को आज ही फांसी दिया जाएगा, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। दबी दबी सांसों में ये बातें वो कहते हुए चले जा रहे थे। फिर भी कोई समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनमें जो वहाँ कैदी थे, कैदियों में एक मित्र थे इनके, जिनका नाम था भीमसेन सच्चर थे। सच्चर ने उनसे पूछा कि बताइए, आप अपने बचाव के लिए क्या कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। भगत सिंह से ये प्रश्न पूछते हैं भीमसेन सच्चर जी। भीमसेन सच्चर जी का जवाब बोलते हैं, उन्होंने जवाब दिया, भगत सिंह ने, कि उन्होंने जवाब दिया कि इनकलाबियों को मरना होता है। जो इनकलाब का नारा लेकर आगे बढ़ते हैं, उन इनकलाबियों को मरना होता है, तभी उनकी आवाज़ बुलंद होती है और उनके आंदोलन को एक साहस मिलती है, लोगों की नींद खुलती है। उन्होंने भीमसेन सच्चर को ये चीज़ें बातें कही। समय बीतता गया। समय बीतते बीतते कुछ समय बाद फिर उनकी कोठरी संख्या, जिसमें उनको रखा जाता था, उनकी कोठरी संख्या थी 14 में थोड़े देर बाद एक फरमान आता है। फरमान में ये चीज़ कहा जाता है कि आपसे मिलने आपके वकील आए हैं। उनके जो वकील थे, उनका नाम था प्राणनाथ मेहता जी। उनको ये संदेश दिया जाता है कि आपसे मिलने आपके वकील आए हैं। ये सारी दरमियान बातें होते होते 6-7 बज जाती है। इसी क्रम में प्राणनाथ मेहता जी आते हैं। पहले से ही भगत सिंह प्राणनाथ मेहता जी को एक पुस्तक लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत ही पुस्तक के प्रेमी वो होते हैं। पुस्तक पढ़ने का उनका बचपन से ही बड़ा शौक था और वो पुस्तक पढ़ते भी थे। जेल में जब भी वो फ्री टाइम होते थे, वो पुस्तक पढ़ा करते थे। जैसे ही उनके आते हैं वकील, उनसे पूछते हैं क्या आपने मेरी पुस्तक लाई है। वो उनको पुस्तक देते हैं। पुस्तक को लेकर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो इस बातों से अनभिज्ञ हैं कि कल जो फांसी पड़ने वाली है वो आज ही उन्हें दे दी जाएगी। इस बात से अनभिज्ञ वो पुस्तक में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी बीच प्राणनाथ मेहता जी उनसे कहते हैं कि क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि आज ही भगत सिंह को फांसी दे दिया जाएगा, उनके साथ सुखदेव और राजगुरु को भी दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि क्या आप कोई संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने किताब पढ़ते हुए बस यही कहा, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद हो और इनकलाब जिंदाबाद हो। और इतना कहते कहते वो अपना पीठ घुमा देते हैं और पुस्तक को पढ़ने लगते हैं। इसी बीच उनके वकील चले जाते हैं। एक और उनके अच्छे मित्र थे। देखिए कैसे मित्रों को अलग किया जाता है। जो मित्र थे उनके साथ, जिनका नाम शिव वर्मा था, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे भगत सिंह के, सुखदेव के और राजगुरु के। उनको फरमान जारी होता है कि आपको इस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। उन्होंने कारण पूछा, उन्हें कारण नहीं बताया गया। जेल का जो सुप्रिटेंडेंट था उसने कहा क्या आप अंतिम बार इस जेल से जाने से पहले क्या आप अपने क्रांतिकारी मित्रों से मिलना चाहते हैं। बोले कि हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहेंगे। अंतिम मुलाकात होती है शिव वर्मा की। इनको फांसी पर चढ़ने से पहले अंतिम मुलाकात शिव वर्मा की होती है। वो एक बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने बोला कि मैं अब उन्हें आभास हो गया ऐसा, वो अपने मित्र को बोलते हैं कि मैं अब इस बंधनों से दूर जा रहा हूँ। मेरा एक ही स्वप्न है कि ये मुल्क आज़ाद हो, और मुल्क आज़ाद हो कि आप लोगों के साथ मिलकर आज़ादी में कदम से कदम मिला के चले। ऐसा भगत सिंह का स्टेटमेंट शिव वर्मा को मिलता है। और ये भी चीज़ बोलते हैं कि अगर मैं ना रहा हूँ किसी दिन दुनिया में, तो लोगों को ये मत कहना कि मैं कायर था जो जेल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। मैं कायर नहीं हूँ। मेरा एक संदेश था लोगों को देना, ताकि वो
उन्हें ये भी चीज़ एहसास हो, ये पता चले कि कोई भी क्रांतिकारी इतना आसानी से मरने को क्यों तैयार होता है, क्योंकि मरने के बाद लोग उसे याद रखते हैं, जिंदा होते हुए उसे कोई याद नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मेरी प्राण जाने के बाद लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावना आए, इसीलिए मैं जेल में ही रहना चाहता हूँ। ये संदेश अपने शिव वर्मा नाम के दोस्त को वो देते हैं। शिव वर्मा को अलग शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी बीच सैनिक की कोई टुकड़ी आती है और भगत सिंह को कहती है कि आपका समय समाप्त हो चुका है, आज आपको फांसी दिया जाएगा। वो पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, तब तक समय बीत जाता है, बहुत लेट हो जाती है। इसी बीच में उन्हें कहा जाता है कि समय बीत चुकी है, आज ही आपको फांसी दिया जाएगा। तो उनका एक बस छोटी सी वो बात बोलते हैं, क्या मुझे इस पुस्तक को भी पूरा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दबी सी आवाज़ में ये बात बोलते हैं अंग्रेज सैनिकों से कि क्या मुझे इस पुस्तक को भी पूरा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनसे पहले एक उनकी दिली इच्छा होती है, सफाई करने जो वार्डन आती है जिनका नाम था वेद, उन्हें कहते हैं कि क्या मुझे तुम मेरी माँ का बनाया हुआ खाना खिला सकते हो। वो इस बात का संदेश बाहर लेके जाती है खाना लाने के लिए, लेकिन उसे भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि फांसी देने से पहले खाना नहीं दिया जाता है। वार्डन भी वापस लौट के नहीं आती है। उनके मन में एक इच्छा दबी हुई रहती है, काश मैं अपने माँ के हाथों का एक निवाला खा लेता, लेकिन वो वापस वार्डन लौट के नहीं आती है। इसी बीच में उन्हें बताया जाता है कि आज आपको फांसी दी जाएगी। इसके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी बताया जाता है कि आज ही आपको फांसी दी जाएगी, और उन्हें स्नान के लिए भेजा जाता है। उनका वजन तौला जाता है कि उनका वजन घटा है या बढ़ा है, क्योंकि फांसी देने से पहले ये प्रोटोकॉल होता है, इसको पूरा करना पड़ता है। स्नान करके जब तीनों दोस्त आते हैं, उन्हें काले कपड़े पहनने के लिए दिया जाता है। वो तीनों दोस्त मिलकर आखिरी गाना जो गाते हैं वो गाना था, कभी वो दिन भी आएंगे, कभी वो दिन भी आएंगे कि जब हम आज़ाद होंगे। वो भी दिन आएगी जबकि ज़मीन आज़ाद होगी, आसमां भी आज़ाद होगा। ये अंतिम गाना ये तीनों दोस्त का एक साथ होता है, जबकि वो स्नान करके आते हैं और अपने काले कपड़े से अपने आप को सुशोभित करते हैं, क्योंकि फांसी देने से पहले काले कपड़े ही पहने जाते हैं। जब उन्हें सज करके कपड़े पहनाकर लाया जाता है फांसी के तख्ते तक, वो तीनों दोस्त ये गाना गाते आते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और ये गाना गाते हुए उस रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से प्रतिदिन वो अपने कोठरी में जाते थे। ये सुनकर सारे कैदी जग जाते हैं। कैदियों को ये बात पता नहीं होती है कि आज इन्हें फांसी के लिए ले जाया जाता है। तब तक शाम हो जाती है, शाम के 6 बज जाते हैं। शाम के 6 बज जाते हैं जब वो गाना गा के उस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि सारे कैदियों को उनके कोठरी में ही कैद कर दिया गया है, उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। जब वहाँ आते हैं तो आने के बाद जल्लाद जो होते हैं, जल्लाद का नाम था मसी नाम का जल्लाद उनके कानों में आकर कहता है बारी बारी सब लोग को कि अपने वाहेगुरु को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम क्षण है। उन्होंने बोला उस मसीह से कि मैंने पूरी ज़िंदगी वाहेगुरु को याद नहीं किया, तो अभी याद करने से क्या फ़ायदा। मैं अगर उन्हें याद करूं तो यही कहेंगे कि कायर है, मरते समय मुझे याद कर रहा है, जीवन भर तो याद नहीं किया। तो मैं शुरू से ही मातृभूमि के लिए लड़ा हूँ और अंत समय में भी मातृभूमि को याद करूँगा। और जोर जोर से इनकलाब के नारे वो देना शुरू किए। इतनी तेज़ आवाज़ थी कि अगल बगल के गांव तक ये आवाज़ पहुंची। सारे कैदी ने जोर से आवाज़ लगाना शुरू किया। जो भी कैदी कोठरी में बंद थे वो लोग भी इनकलाब का नारा लगाना शुरू किया। और इसी दरमियान बारी बारी से तीनों दोस्तों को फांसी चढ़ा दिया गया और देश की ये 3 लाल इस दुनिया से चले गए। ये 3 सपूत जो इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इन्हें समय से पहले इनको फांसी देने का समय तय किया गया था 24 मार्च को, जबकि 23 मार्च को इन्हें शाम 7 बजे फांसी दे दिया गया। फांसी देने के बाद इनको 100 को उतारा गया। अंग्रेज़ों ने इस बात की पुष्टि की कि वो जिंदा है या मृत हो चुके हैं। मरने के बाद अंग्रेज़ों में विचार हुआ कि इसे जेल में ही जला दिया जाए, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये भी भय था कि अगर जेल से अगर आग की लपटें बाहर गई तो जेल की दीवारें तोड़ दी जाएगी भारतीयों द्वारा। ये डर के कारण रातों रात जेल के पीछे से दीवार फोड़ा गया और एक ट्रक पर लाद कर इनके लाश ले गया सतलज नदी, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, और इनके तीनों के शवों को
आग के हवाले किया गया। जब ये बात अगल बगल के गांव वालों को पता चल गई, वो लोग जान गए कि भगत सिंह को फांसी दे दिया गया है, पूरे गांव के लोग वहाँ एकजुट हो गए। गांव के लोगों को मसाल हाथों में देखकर आते हुए अंग्रेज भयभीत हो गए और अफजली लाश को छोड़कर भाग गए। उनकी लाश को, उनके शव को अंतिम रूप से अच्छे से उनको जलाया भी नहीं गया। पूरी रात गांव के लोग निगरानी करते रहे और सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे भारत में एक दर्द का, एक आंसू का माहौल चला और पूरे भारत में से लेकर पाकिस्तान जो भी है, लाहौर से लोग लंबी लंबी कतार लगाकर उनको श्रद्धांजलि के लिए लंबी लंबी पंक्तियों में खड़े हो गए। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया गया। ऐसे थे 3 देश के वीर सपूत। ये 3 वीर सपूत को नमन है हमारा। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे दास्तान हैं जिन्होंने देश के लिए किया। तो हम यही चाहेंगे कि देश के सैनिकों, ये देश के एक सच्चे सिपाही थे जिनके पास ऑप्शन था खुद को बचने के लिए और बचाने के लिए, लेकिन ये चाहते नहीं थे, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि इनकलाब के जो रास्ते पे चलते हैं उन्हें शहीद होना पड़ता है। बिना शहीद हुए लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचता है। हमारे देश में भी आज भी हमारे देश के सैनिक सीमाओं पे खड़े हैं, देश के अंदर रक्षा कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं, संपूर्ण देशवासियों के लिए। तो हम सभी एक सैनिक को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम सभी नागरिक सुरक्षित हैं एक सैनिक के कारण ही, जो सीमाओं पे अपने माँ बाप, अपने घर परिवार, बच्चे बीवी सबको छोड़कर देश की रक्षा में तटस्थ हैं। उनके लिए सिर्फ सम्मान तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम उन्हें दे पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सम्मान दे पाएंगे। तो सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। और इन 3 महावीरों को, ऐसे बहुत सारे महावीर हमारे देश में हैं, बहुत सारे शूरवीर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन सभी माँ के लाल और देश के सपूतों को दिल से जय हिंद, जय भारत।